70 वर्षीय सूर्यकांत तिवारी अपने घर के बरामदे में रखी पुरानी रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। सामने आंगन में नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था और उसकी छाव दीवार पर थिरक रही थी। पर सूर्यकांत की निगाहें कहाँ और थी। हाथ में पकड़े फोन, जिसकी स्क्रीन पर बेटी का नंबर चमक रहा था। उठा लो श्वेता, उठा लो बिटिया, वे बुदबुदाए। 5 घंटियां बजने के बाद उधर से आवाज आई, हाँ बाबूजी बोलिए ना, मैं मीटिंग में हूँ। अरे मैं तो बस ऐसे ही सोचा पूछ लूं कि खाना खाया कि नहीं, और वो तेरा माइग्रेन कैसा है। अब बाबूजी सुबह के 11 बजे हैं, मैं ऑफिस में ही हूँ। आपको दिन में 10 बार फोन करने की क्या जरूरत है। सब ठीक है मेरा, शाम को करूंगी ना फोन। श्वेता की आवाज में झल्लाहट साफ झलक रही थी। ठीक है बेटा, रखता हूँ, काम करो तुम, फोन कट हो गया। सूर्यकांत ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीठ टिका ली। आंखें बंद की तो 25 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आ गई। छोटी सी श्वेता पिगलेट बांधे स्कूल बस से उतरते ही भागती हुई आती और चिल्लाती, बाबूजी आज मैडम ने मेरी ड्राइंग की तारीफ की। फिर पूरा दिन उससे चिपकी रहती। आंखें खोली तो सामने अखबार पड़ा था। उठाकर पढ़ने लगे पर मन नहीं लगा। दूसरी तरफ बेटा अभय का ख्याल आया। पिछले रविवार को बात नहीं हुई थी। उन्होंने नंबर मिलाया। हेलो पापा, जल्दी बोलो, मैं साइट पर हूँ। बेटा वो मेरी दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। सोचा कि पापा आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से मंगवा लिया करो। पैसे मैं ऑनलाइन भेज दूंगा। मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए फोन मत किया करो। अपना थोड़ा ध्यान रखो, सीखो ना। मैं तो बस रखो पापा, शाम को करता हूँ, बाय। सूर्यकांत ने फोन टेबल पर रख दिया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। इतने सालों की मेहनत, रातों की नींद हराम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, और आज उनके पास बाप के लिए 2 मिनट नहीं। फिर उन्होंने दोनों बच्चों को एक आखिरी मैसेज भेजा, मैं ठीक हूँ, अब से तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह सूर्यकांत ने अपना रूटीन बदल लिया। फोन को दराज में बंद कर दिया, वर्षों पुरानी डायरी निकाली और लिखने लगे। प्रिय श्वेता और अभय, आज मैंने पुराना एल्बम देखा। उसमें तुम दोनों की एक फोटो है, बारिश में भीगते हुए। श्वेता के गाल पर कीचड़ लगा था और अभय अपनी कमीज से उसे पोंछ रहा था। कितने खुश थे हम सब। लिखते लिखते उनकी आंख भर आई। उन्होंने सोच लिया था अब अपनी भावनाओं को शब्दों से उड़ेलेंगे, बच्चों पर नहीं थोपेंगे। दोपहर को वे पास के वृद्धाश्रम चले गए। वहां रमाकांत जी से मुलाकात हुई, जो पिछले 30 साल से वहीं रह रहे थे। उनके भी 2 बेटे थे, एक अमेरिका में, एक बेंगलुरु में। क्यों सूर्यकांत जी, आज यहाँ कैसे? रमाकांत ने पूछा। बस सोचा कुछ समय आप लोगों के साथ बिताऊं। आपके बच्चे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। रमाकांत मुस्कुराए, एक दर्द भरी मुस्कान। जानते हैं, जब हम जवान थे तब हमने सोचा था कि बुढ़ापे में बच्चे हमारा सहारा होंगे, पर जब बुढ़ापा आया तो पता चला कि बच्चे तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम उनकी प्राथमिकता की सूची में कहीं नीचे आ गए हैं। सूर्यकांत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बुजुर्ग देर तक बैठे रहे, एक दूसरे को अपनी जवानी के किस्से सुनाते रहे। तीसरा दिन था। सूर्यकांत का फोन बंद पड़ा था। श्वेता ने एक बार मिस कॉल किया, फिर व्यस्त हो गई। अभय ने एक बार घंटी लगाई, फिर सोचा पापा सो रहे होंगे। किसी ने दोबारा प्रयास नहीं किया। चौथे दिन सूर्यकांत सुबह सुबह पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। वर्षों बाद ट्रेन पकड़कर अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे, खेरवाड़ा। वही गांव जहां उन्होंने बचपन बिताया था, जहां उनके पिताजी पढ़ाते थे, जहां आम के बाग और खेतों की मिट्टी की सैदी खुशबू थी। ट्रेन में बैठे थे, सामने एक युवा जोड़ा अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ बैठा था। लड़का एक बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ पानी पीना है, माँ पैर दुख रहे हैं क्या? सूर्यकांत देखते रहे, आंखों के कार गीले हो गए। शाम को गांव पहुंचे। पुराना मकान अब जर्जर हो चुका था, पर उसकी दीवारों में आज भी बचपन की यादें कैद थी। पड़ोस में रहने वाले मोहन काका के बेटे ने देखा तो दौड़ आया, अरे तिवारी साहब, आप यहाँ, बच्चों को भी लाए हैं? नहीं बेटा, अकेले आया हूँ। शाम को चारपाई बाहर डालकर बैठे। सामने खेतों में सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे। दूर कहीं कोयल, बड़ी मिट्टी की वह सीधी सी खुशबू। सूर्यकांत की गहरी सांस ली। सालों बाद इतनी शांति मिली है। अगली सुबह उन्होंने गांव के स्कूल का रुख किया, वह स्कूल जहां कभी उनके पिता पढ़ाते थे।
अब वहाँ बच्चों की संख्या कम थी, शिक्षक भी कम थे। प्रिंसिपल ने जब जाना कि सूर्यकांत शहर के रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो हाथ जोड़कर बोले, सर आप तो गणित के मास्टर रहे हैं, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप चाहें तो। सूर्यकांत मुस्कुराए, शायद किस्मत उन्हें यहाँ ले आई थी। 7वां दिन शहर में श्वेता और अभय दोनों अब चिंता होने लगी कि पापा का फोन लगातार बंद आ रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि तिवारी जी 3 दिन से घर पर नहीं है। श्वेता का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अभय को फोन किया, भैया पापा घर पर नहीं है, कहीं चले गए हैं? क्या मतलब कहाँ गए हैं? पता नहीं, उनका आखिरी मैसेज देखो। अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा भैया, मुझे डर लग रहा है। अभय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत ऑफिस छोड़ा और श्वेता के घर पहुंचा। दोनों मिलकर पापा के घर गए। अलमारी खोली तो कपड़े कम थे, पासबुक और कुछ नकदी भी नहीं थी। श्वेता रोने लगी, भैया हमने पापा को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उनका हर फोन हमें बोझ लगता था। सोचो वे कितना टूट गए होंगे। अभय चुप था। उसे याद आ गया कि कैसे पिछले हफ्ते पापा ने कहा था कि बेटा मेरी दवाइयाँ, और उसने बीच में ही काट दिया था। बाप की जरूरतें उसे छोटी छोटी चीजें लगती थी। उसी समय घर की सफाई करते हुए श्वेता को पापा की डायरी मिली। पन्ने पलटे तो आंसू आंसू थम नहीं रहे थे कि पन्ने पर लिखा था, आज श्वेता का जन्मदिन है। उसे फोन किया था तो उसने कहा, बाद में करूंगी बाबूजी, दोस्तों के साथ हूँ। मैंने केक मंगवाया था, अकेला काटा और खा लिया। केक मीठा था पर मन कड़वा हो गया। दूसरे पन्ने पर अभय का फोन आया था। उसने कहा, पापा आपको तो कोई काम नहीं रहता, आप ही चले जाइए ना बैंक का काम करने। मुझे नौकर समझने लगा है, मैं उसका बाप हूँ, ये शायद भूल गया। श्वेता फूट फूट कर रो पड़ी। अभय ने डायरी ली और पढ़ने लगा। हर शब्द दिल को चीर रहा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जा रहा हूँ खेरवाला, वहाँ मेरा बचपन है, मेरी जड़ें हैं, अब वहीं रहूंगा। बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें मेरी फिक्र होगी तो खुद ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं हुई तो समझ लूंगा कि मैं उनकी जिंदगी में पूरी तरह से निकल चुका हूँ। उसी रात अभय और श्वेता अपनी गाड़ी लेकर खेरवाड़ा के लिए निकल पड़े। रास्ते भर कोई बात नहीं की जा रही थी, बस एक ही बात दोनों के मन में गूंज रही थी, पापा हम आ रहे हैं। सुबह सुबह जब ये गांव पहुंचे तो स्कूल के बच्चों को हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। दोनों सीधे पुश्तैनी घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर गए तो देखा कि सूर्यकांत चारपाई पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। सामने 2 गांव के बच्चे बैठे हैं। उन्होंने भी देखा। पापा। श्वेता दौड़कर उनके पैरों से लिपट आई, अभय के पास बैठकर गया। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। सूर्यकांत ने पहले तो चौंक कर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? पापा हमें माफ कर दीजिए। अभय ने हाथ जोड़ लिए। हम आपके समझ नहीं पाए। दुनिया की भाग दौड़ में हम भूल गए कि हमारे सबसे कीमती रिश्ते को हमारी कितनी जरूरत है। हाँ पापा, श्वेता सिसकसाई लेते हुए बोली, मैंने आपकी डायरी पढ़ी। हर शब्द पढ़कर लगा कि आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। पापा, आप हमें परेशान नहीं करते थे, हम एहसान फरामोश थे। सूर्यकांत की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने दोनों के सिरों पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, मैं भी समझ गया, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी वजह से तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। पापा अभय से जोर से बोले, बोझ कैसे हो सकते हो? आप तो हमारी ताकत हो। हमें गलती की बहुत बड़ी गलती है, पर हम इसे सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? सूर्यकांत ने पूछा। हमने फैसला कर लिया है। अभय ने श्वेता की तरफ देखा कि पापा से बोले, श्वेता अपना ऑफिस का काम घर से करेगी और मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आया करूंगा, और जब भी आपका फोन आएगा हम समय निकालेंगे। वो वादा। सूर्यकांत मुस्कुराए, और ये गांव के बच्चे, इन्हें कौन पढ़ाएगा? श्वेता बोली, पापा आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, बल्कि हम दोनों मिलकर इस स्कूल के लिए कुछ करेंगे। कंप्यूटर लगाएंगे और भी लाइब्रेरी बनाएंगे, और हर महीने हम दोनों यहाँ आएंगे। बस एक शर्त है, आप हमसे नाराज नहीं होंगे। उस शाम खेड़ावाला के उस पुराने घर के आंगन में 3 साथ बैठे थे। सूर्यकांत बचपन की कहानियां सुना रहे थे और अभय श्वेता बच्चों की तरह सुन रहे थे। पास ही में चूल्हे का गांव की मिट्टी के बर्तन में चाय पक रही थी। हवा में मिट्टी की शहदी खुशबू घुली हुई थी, वही खुशबू जिसने सब कुछ ठीक कर दिया था। सूर्यकांत ने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। उन्होंने मन की
और अपनी पत्नी से कहा, देख रही हो ना, सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे लौट आए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सूर्यकांत तिवारी की कहानी नहीं है, यह शायद हम सबके घरों की कहानी है। अगर इसकी कहानी आपके एक पल के लिए भी अपने बुजुर्गों को याद दिलाती है, आंखों का कोई कोना गीला हुआ हो, या आपके हाथ फोन उठाकर बस एक बार पापा कैसे हो पूछने को बेचैन हो उठा, तो समझ लीजिए कि इस कहानी का मकसद पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस कहानी में कौन सा दृश्य आपको सबसे ज्यादा छू गया और आपकी अपनी जिंदगी में इसकी क्या समानता है। अपनी भावना, अपने अनुभव या